नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम मंच में, जिसमें हम देश की बड़ी हस्तियों के साथ बातचीत करते हैं। चूंकि मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो इन 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्या काम हुआ है। जो वादा था मोदी सरकार का कि देश को बदलेंगे, विकास के पथ पर लेके आएंगे, उस विकास के वादे पर कितने कामयाब हुए हैं मोदी सरकार और उनके मंत्री, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मोदी सरकार के बड़े मंत्री जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनके पास हम चलेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैसले हैं जितेंद्र सिंह जी, चाहे वो नोटबंदी का फैसला रहा हो, लॉकडाउन का फैसला रहा हो। ये कहते हैं कि इतना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि 8 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि इन 8 सालों में क्या आपको लगता है कि कितना बदला देश। जो वादा था आपका कि 8 सालों में कि आने वाले वक्त में देश को बदलेंगे, आप क्या मानते हैं, किस तरह की उपलब्धियां इन 8 सालों में आपकी या मोदी सरकार की रही हैं? लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की ये रही कि जो विश्वास भारत की जनता खो बैठी थी। आप स्मरण कीजिए 26 मई 2014 से पहले का वातावरण, लोग हताश थे, निराश थे, कोई भविष्य नजर नहीं आता था यहाँ के नौजवान को। यहाँ रहता तो तब भी कुछ नहीं बनता, बाहर जाता तो उसको भारतीय कहलाने में भी थोड़ा सा संकोच रहता। आज वो स्थिति है, भारत के नागरिक को मोदी जी के शासन पर विश्वास है, उनके व्यक्तित्व पर विश्वास है। और भारतीय मूल का युवा जब बाहर जाता है तो गर्दन ऊंची करके अपने आप को भारतीय कहता है। और अब तो नजारा यह है कि भारत से बाहर बाकी विदेशों में भारतीय मूल के बच्चों को, भारतीय मूल के स्टार्टअप्स को तरजीह दी जाती है वहां के युवाओं के तुलना में। इस प्रकार का वकार और स्तर उन्होंने हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की है। ये मोदी जी की निष्ठा, उनके साहस और उनकी प्रतिबद्धता का ही नतीजा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सी हलचलें चल रही हैं, उन हलचलों को लेकर मैं आपसे सवाल तो करूंगा, लेकिन इस बीच मुझे एक चीज बताइए कि जो आर्टिकल 370 था और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ मोदी सरकार की और क्या उपलब्धियां आप मानते हैं जो इस 8 साल के कार्यकाल के दौरान हैं, जिनको आप उल्लेखित करना चाहेंगे? 370 तो थे ही थे, लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है एक कि उनमें इच्छा शक्ति और साहस है निर्णय लेने का, आउट ऑफ बॉक्स निर्णय। पुरानी रिवायत को छोड़ करके जब उन्हें लगा कि बहुत से ऐसे कानून और नियम अपना औचित्य खो बैठे, तो 1600 कानून हटा दिए। सुनने में बड़ी हैरत होती, कभी कभी हंसी भी आती है। हर सरकार इस बात पर नाज करती है कि मैंने ये कानून लाया, ये सरकार ऐसी है मोदी जी के नेतृत्व जो कानून हटाने में विश्वास रखती है। चाहे वो सरकारी अफसर से, गेस्टेड अफसर से दस्तखत कराने का कानून था, चाहे वो इंटरव्यू करने का कानून था, उसको समाप्त कर दिया गया सरकारी नियुक्तियों में। चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 100 साल पुराना, उसको हटा दिया गया, उसको संशोधित कर दिया गया। चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, उसको किया गया। लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाता था बुजुर्ग पेंशनर को, उसको डिजिटलाइज कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य, और पुरानी जो नियम या जो पुराना चलन जो वक्त के साथ साथ अब अपने औचित्य खो बैठा था, जैसे स्पेस सेक्टर को खोल दिया गया। पहले स्पेस सेक्टर एक गोपनीयता में काम करता था, आज वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल चुका है। 60 स्टार्टअप वहां पे तैयार हो गए, रजिस्टर हो गए 1.5 साल के भीतर। लाल किले से आह्वान किया इन्होंने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, क्योंकि दूरअंदेशी है मोदी जी के। समझते थे कि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ऐसे प्रावधान पैदा कर सकती है कि वो अपनी जीविका स्वयं कमा सके। 2014 से पहले जहां केवल 300-400 स्टार्टअप थे, आज यहां 70,000 से अधिक हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मापदंड देखें तो हम तीसरी श्रेणी पर खड़े होते हैं स्टार्टअप। 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न है, 3 मिलियन वर्थ। तो कहने का अर्थ मिलियन, तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से, और ना ही केवल ये, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम किया। जितनी भी योजनाएं, उज्ज्वला है, पीएम किसान योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना, जहां जिसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचेगा। ये नहीं पूछा कि उसका मजहब क्या है, घर क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है। ये भी नहीं पूछा कि पिछले इलेक्शन में वोट हमें दिया था कि किसी को दिया था। मुझे कहा जहां जिस चीज की भरपाई नहीं वहां देनी है हमने। क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। कभी आपने देखा था नॉर्थ ईस्ट को कभी तवज्जो ही नहीं थी मिलती, सोचते थे 2-4 एमपी इधर होंगे उधर होंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के विकास का मॉडल उदाहरण के तौर पर देश भर में
उसका उल्लेख किया जाता है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा क्योंकि ये आरोप भी लगता है और ये विपक्ष भी आरोप लगाता है। सवाल ये है कि जो बीजेपी सरकार है, क्या वो धर्म के आधार पर देश को सांप्रदायिक तौर पर बांट रही है? क्योंकि हाल फिलहाल की जो घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर विपक्ष का सीधा अटैक रहता है ये कि बीजेपी जब जब आती है सांप्रदायिकता होती है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटती है। मैं कहता हूं कि इसके विपरीत पहली बार मोदी जी ने एक समान, एक मापदंड से सारे समाज के उत्थान और उसके विकास की न केवल सोच लाई है इस देश में, बल्कि उस तरह की एक नई संस्कृति, रिवायत पैदा करने का काम किया है। अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल। पहले तुष्टीकरण की राजनीति थी, तुष्टीकरण का एक कल्चर था, मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया। अब जैसे मैंने कहा, ये जितनी भी योजनाएं तो ये किसी को पूछती तो नहीं, बल्कि ये इल्जाम और ये आरोप वो लोग लगाते हैं, वो तत्व लगाते हैं, वो राजनीतिक दल लगाते हैं जो समाज को बांट करके सफल हो रहे थे। उनकी राजनीतिक रोटियां इसी से चल रही थी कि समाज को बांटा जाए। अब वो देखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में समाज जुड़ रहा है तो उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। हमने चश्मदीद गवाह है, मैंने देखा दूर दराज खासी हिल के पहाड़ों में, मेघालय में, वहां दक्षिण में कन्याकुमारी, चेन्नई में, उत्तर में शिमला और श्रीनगर में, जहां मोदी जाते हैं लोग एक डोर में बच जाते हैं। इस नाम से कभी मैं कहता हूं बहुत बड़ा एसेट है कि भारत जैसे बहुमुखी देश, हजारों खान पान, हजारों जातियां, हजारों भाषाएं, हजारों बोलियां, कहीं पहाड़, कहीं नदियां, कहीं नाले, कहीं मैदान, मोदी जी एक डोर में सबको बांटते हैं। जहां आप जाइए मोदी 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 का आलाप दिखता है। तो हमने, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी के नाम ने समाज को जोड़ा है, भारत के समाज को, और उसी का ये परिणाम है कि दुनिया आंख बिछा करके हमें देख रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए जितेंद्र जी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपकी सरकार चुनौती के तौर पर देखती है? मुझे लगता है कि चुनौती एक सुखद चुनौती है। वो ये कि भारत अभी 75वें वर्ष से गुजर रहा है। 25 वर्ष के बाद आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और जिस तरह की प्रोजेक्शन है उससे साफ जाहिर है कि भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा। सारी दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। वर्ल्ड इज रेडी टू बी लेड बाय इंडिया। मोदी जी के नेतृत्व को वो अब ग्लोबल नेतृत्व के रूप में देखने लगे हैं, चाहे वो क्लाइमेट का विषय है, चाहे वो क्लीन एनर्जी का विषय है। अब किस प्रकार भारत अपने आप को उस भूमिका के लिए तैयार करेगा, उसके लिए हमने सबने मिलकर के मोदी जी का सहयोग करना है, ताकि जो कल्पना चित्र मोदी जी ने भारत के लिए बनाया और जिस कल्पना चित्र की अपेक्षा सारी दुनिया हमसे कर रही है, उस पटल पर खड़े होने के लिए भारत को अपने आप को तैयार करना होगा। तभी आपने देखा रोज आए दिन मोदी जी स्टार्टअप की बात करते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक जो आयाम होने वाले हैं उनकी बात बार बार करके वो हमें दूरंदेशी के साथ अपने भविष्य का नक्शा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं, खासतौर पर जो हिंदू हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको निशाना बनाया गया है। क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निश्चय ही चिंताजनक है। कोई भी किलिंग हो तो उसकी कोई सफाई देना संभव नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि सरकार ने कार्रवाई प्रारंभ की और जल्दी इसके परिणाम भी दिखेंगे। हुआ यह है कि अब कुल मिलाकर के आतंक पर काफी दबाव है, वो अपने आखिरी चरण में है। ये जो आतंकी भागते भागते सॉफ्ट टारगेट्स को गोली मारते हैं, टारगेट करते ताकि खबर बच जाए। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये कहता हूं बार बार कि जब भी आप मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं तो 2014 के साथ तुलना करनी चाहिए। ये जो आज स्थिति है, ये इन 30 वर्षों के पलायन के बाद जो मिस हैंडलिंग हुई या नॉन हैंडलिंग हुई, मैं ये तो कहूंगा। कश्मीरी पंडित का विस्थापन 1990-89 में हुआ, आज तक उसके लिए कोई समाधान नहीं ढूंढा गया। जो लोग हत्याएं करते थे सरेआम, चाहे दूरदर्शन के लस्सा कौल थे, चाहे एयरफोर्स के ऑफिसर थे, चाहे एडवोकेट टपलू थे, दिन दहाड़े हत्याएं की गई और हथियारों को सबने देखा, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं, उन पर आज हुई। अगर यदि ये सब ना होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार के हिस्से में, मोदी जी के हिस्से में यह स्थिति ना आती। लेकिन एक संतोषजनक बात है कि थोड़े ही समय में एक निर्णायक अप्रोच के साथ
एक निष्ठा के साथ स्थिति को नियंत्रण पाने का, उस पर अंकुश लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जितेंद्र जी, अभी जो कश्मीर की एक्ट्रेस है अमरीन भट्ट, उसको कुछ दिनों पहले उनको मारा गया, उसके बाद 2 और हत्याएं इसी तरह की घाटी में हो चुकी हैं, और जिस तरीके से पलायन हो रहा है, ये एक ऐसी माहौल क्रिएट कर रहा है जैसे अब लोग डर की वजह से घाटी को छोड़कर जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है उसको लेकर के सरकार उसका संज्ञान लेकर के कुछ कार्रवाई कर रही है। तो निश्चय ही ये तो कभी कोई चाहेगा नहीं कि किसी भी इस प्रकार के कर्मचारी की, निर्दोष कर्मचारी की हत्या हो, और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। और इसके लिए मुझे लगता है कि समाज को इकट्ठे होकर के स्वयं भी उठना पड़ेगा। लेकिन यदि इस सारी स्थिति का समाधान होगा तो वो भी ये मान करके चलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। पिछली सरकारों ने इसका समाधान ना कभी सोचा, ना कभी प्रयास किया, इसीलिए आज ये परिस्थिति उत्पन्न। नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पुरानी में बात करूं तो अमरनाथ यात्रा अभी आतंकियों के निशाने पर है। हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली, वो भी आतंकियों के निशाने पर है। और कश्मीर पर्यटन जो है वो कश्मीर के लिए एक मुख्य उद्योग के तौर पर है, जो कश्मीर के लोगों का पेट भरता है। इस पर आपका क्या टेक है? चुनौती तो है, क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहता कि वहां पर हालात नॉर्मल हो, हालात सामान्य हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं, चाहे उद्योग से जुड़े हैं, चाहे व्यापार से जुड़े हैं। क्योंकि 20-30 साल उनकी तजारत, उनकी राजनीति इसी में चलती रही, खला में, कि कोई और था ही नहीं। 10-12% वोटर टर्नआउट हुआ, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, पुश दर पुश राज भी चलता रहा, व्यापार भी चल पड़े। तो वो तो नहीं चाहेंगे। लेकिन जिस तरह का टूरिस्ट सीजन इस समय है कश्मीर में, 100 से अधिक फ्लाइट्स जा रही हैं श्रीनगर प्रतिदिन दिल्ली से, होटलों में रहने की जगह नहीं है, लोगों ने होम टूरिज्म खोल दिया, फिर भी वो कम पड़ रहा है। और अमरनाथ यात्रा इस साल 2 महीने होने वाली है, ये भी हम याद रखेंगे। पिछली सरकारों ने घटा करके 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 20 दिन तक ले आए थे। पहली बार सामान्य अंतराल की अमरनाथ यात्रा होने वाली है। उसके लिए सुरक्षा संबंधी तो हर प्रकार की गृह मंत्रालय के द्वारा संज्ञान भी लिया जा रहा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने व्यक्तिगत तौर पर बार बार इसको विषय को लेकर के बैठकें भी की हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ में जुड़े, सारे सवालों के जवाब दिए, और आपने उम्मीद जाहिर की है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सुखद रहे अमरनाथ यात्रा, क्योंकि एक अंतराल के बाद हो रही है। तो जो धमकियां हैं, उन धमकियों को दरकिनार करते हुए अच्छी टाइट सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये अमरनाथ की यात्रा हो, कश्मीर में पर्यटन बढ़े, और जिस तरह से ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इसको रोकने के लिए भी आपकी सरकार अगर प्रयास करे तो मुझे लगता है कि वापस जो कश्मीर का माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं सर। थैंक यू।